कल की क्लास में हमने जो है वो सिलेबस डिस्कशन किया था और हमने ये पढ़ा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक किस सेगमेंट में पढ़ना है। और हमने सबसे पहली जो बात की वो कल की क्लास में हमने बात की कि जो चीजें हैं आपके सिलेबस में जो दी हुई है उनमें से अपने को किस पैटर्न के आधार पे किन किन चीजों को फॉलो करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो कल तक जो बताया उसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया वो कुछ पूछना हो तो पूछ लो, और सब कुछ अगर क्लियर है तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो देखो, आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास से शुरू करते हैं कार्यक्रम। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें, बड़े ध्यान से समझना है, लिखना विखना कुछ भी नहीं है। जब कहेंगे लिखने के लिए तब लिखना है, ठीक है, समझने पर फोकस करना है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर। किसको लेकर बात करने वाले हैं हम? राजस्थान के इतिहास को लेकर बात करने वाले हैं। और राजस्थान के इतिहास में जो हम शुरू करने वाले हैं वही चीज शुरू करने वाले हैं जो आप पढ़ रहे थे, क्योंकि एक बार वो शुरू हो गया तो उसको पूरा तो करें हम। ठीक है, तो वही चीज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जो आप लोग पढ़ रहे थे। और आप क्या पढ़ रहे थे? तो आप राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे, अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे थे, सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे, इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे थे। इतिहास को जानने के क्या पढ़ रहे थे? स्रोत पढ़ रहे थे। मैंने कल भी बताया, मैं वापस बताता हूं कि अपने सिलेबस में वैसे अलग से कोई टॉपिक दिया हुआ नहीं है कि इतिहास को जानने के स्रोत आपको अलग से पढ़ने हैं, ऐसा कोई अपने टॉपिक दिया हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास को जानने के जो स्रोत है, अभिलेख है, शिलालेख है, सिक्के हैं, जनपदकालीन व्यवस्था है, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उसे हम अलग से नहीं पढ़ते हैं। जब राजा महाराजा पढ़ते हैं, जिन जिन राजवंशों की हम बात करते हैं, उन राजवंशों के साथ में उनसे संबंधित जो स्रोत है उन्हें हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसी विचारधारा को ध्यान में रखकर जो चीजें हैं उसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो कुल मिला के समझने की बात यह है कि हम जो शुरू करेंगे वो सबसे पहले शुरू करेंगे राजवंश। वैसे राजवंश शुरू करता नहीं हूं मैं किसी बेच में, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अब एक बार जो शुरू कर दिया उसको पूरा करते हैं पहले, ठीक है, वरना वो भी अद्दर चूल रह जाएगा, आगे वाला भी अद्दर चूल रह जाएगा मामला। तो डायनेस्टी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? डायनेस्टी शुरू करेंगे, राजवंश शुरू करेंगे। और राजवंश का मतलब कौन सा काल हो गया? प्राचीन काल और मध्यकाल। प्राचीन काल और मध्यकाल। तो जो प्राचीन कालीन रूपरेखा है, जो मध्यकाल की रूपरेखा है, उसे हम पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। देखो, कल मैंने आपको बताया कि राजवंशों को दो तरीके से पढ़ेंगे हम, एक तो प्राचीन काल के आधार पर और एक मध्यकाल के आधार पर। प्राचीन काल के आधार पर कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 4। अरे कितने टॉपिक पढ़ने हैं? सबसे पहले अपने को पढ़ना है महाजनपद काल में राजस्थान की स्थिति, फिर अपने को पढ़ना है राजपूत काल, फिर पढ़ना है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, और फिर पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार। और मध्यकाल में तो वही चौहान वंश और मेवाड़, इनको तो दिल्ली सल्तनत से जोड़ के पढ़ना है। और बाकी जो पर्टिकुलर राजा दिए हुए हैं आपके, जैसे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, राव चंद्रसेन, राय सिंह राठौड़ और मान सिंह प्रथम, वो एक एक राजा आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर। तो सिलेबस मैंने कल बहुत इसीलिए समझे सिलेबस कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या पढ़ना है वो पता तो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो हम सबसे पहले राजवंश शुरू करेंगे और ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे पहले, और इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। और जब ये वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे तब इनके साथ में इतिहास को जानने के जो स्रोत है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे सब। जैसे गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तो गुर्जर प्रतिहारों को जानने के जो स्रोत है, चाहे वो गटियाला अभिलेख हो, चाहे मीर बोझ की ग्वालियर प्रशस्ति हो,
चाहे बाउक प्रशस्ति हो, सब साथ में आ जाएगी। चौहान वंश पढ़ेंगे तो बीजोलिया शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, चौहानों के जो गदैया सिक्के हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अजय राज चौहान के द्वारा चलाया गया अजय प्रिय ध्रंस नामक सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि अलग से कोई टॉपिक होता तो हम उसको अलग से पढ़ते हैं। मैं आपको बताता कि अभिलेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, ताम्रपत्र लेख क्या होता है, प्रशस्ति क्या होती है, लेकिन जब अपने ये है ही नहीं रोल तो उस पर चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं है। उस पर चर्चा उसी तरीके से करेंगे जो अपने सिलेबस की डिमांड है, जो अपने सिलेबस की क्या है, डिमांड है। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं शुरू करते हैं हम सबसे पहले। और जो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं वो हम शुरू करते हैं महाजनपद काल में राजस्थान। सबसे पहले कि जिस राजस्थान की आप बात करने वाले हो, जिस राजस्थान को आप पढ़ने वाले हो, उसकी स्थिति कैसी थी, कब, जब महाजनपद काल चल रहा था। तो देखो मामला कठिन है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा भारत का इतिहास भी याद होना जरूरी है इसको समझने के लिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हुआ क्या कि प्राचीन काल में भारत में जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र हुआ करता था, ध्यान से समझना, प्राचीन भारत में एक क्षेत्र हुआ करता था मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। और आप तो सब ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, आपको पता है कि मैदानों का निर्माण नदी बेसिनों से होता है और प्रमुख दो ही नदियां थी, गंगा और यमुना। उस गंगा बेसिन का ही तो भाग है अपना राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्राचीन काल में भारत में जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को आधार मानकर, इसी क्षेत्र के आसपास, इस क्षेत्र को आधार मानकर इसी क्षेत्र के आसपास कितने महाजनपदों की स्थापना हुई, 16 महाजनपदों की। कितने महाजनपदों की स्थापना हुई, 16 महाजनपदों की। और इन 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो अपने को 2 ग्रंथों से मिलती है। कितने ग्रंथों से मिलती है, 2 ग्रंथों से। कि भारत में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में 16 महाजनपद चला करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसकी जानकारी देने वाले कितने स्रोत हैं, 2। एक तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है उसका, अंगुत्तर निकाय। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है उसका, भगवती सूत्र। तो बहुत ध्यान से समझना कि प्राचीन भारत में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और उन 16 महाजनपदों की जानकारी देने वाले कितने स्रोत हैं, 2। एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। फिर हम आगे बढ़े तो 16 महाजनपद वनपद तो हम भारत की जीके में पढ़ते हैं, राजस्थान को जोड़ना है अपने को तो इनसे। तो देखो 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जो राजस्थान से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, राजस्थान से जुड़े हुए थे। नेमीचंद जी का कमेंट है कि गुप्त काल में, मुगल काल में कला साहित्य और स्थापत्य नहीं लिखा कल सिलेबस में। तो मैंने भारत का सिलेबस लिखा ही नहीं कल, मैं तो केवल राजस्थान पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो राजस्थान के सिलेबस में जो टॉपिक है वही लिखे हैं मैंने कल, क्योंकि मैं बात ही कौन सी जीके की करूंगा, राजस्थान जीके की। जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन कल्चर का जो पोर्शन है वो दूसरे सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना, तो मैं जो पढ़ाऊंगा, जो पार्ट मेरा है उसके बारे में चर्चा की थी अब पढ़ने कल। पूरा इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा मैं ओनली राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए 16 महाजनपदों की हम बात करते हैं। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जो किससे जुड़े हुए थे, राजस्थान से। अरे किससे जुड़े हुए थे, अब देखो एक शब्द ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं महाजनपद महाजनपद महाजनपद। लघु जनपदों की बात नहीं कर रहे हम। लघु जनपद तो राजस्थान में 13 थे, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, महाजनपदों की। और महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे हैं जो किससे जुड़े हुए थे, राजस्थान से। कौन कौन से,
तो एक तो मत्स्य महाजनपद, और एक तो कौन सा महाजनपद है? मत्स्य महाजनपद। और एक था सूरसेन महाजनपद। कौन सा महाजनपद? सूरसेन महाजनपद। तो इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे, ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जिनका संबंध राजपूताने से जुड़ा हुआ था, जिनका संबंध जो है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ था। और इन्हें हम जो है और भी डीपली तरीके से पढ़े हैं। तो सबसे पहली बात देखो कि ये जो मत्स्य महाजनपद था, इसकी राजधानी थी विराटनगर। कौन सी राजधानी थी? और विराटनगर का नाम आ गया तो मतलब राजस्थान का हिस्सा रहा होगा ही। अरे विराटनगर का नाम आ रहा है तो किसका हिस्सा रहा होगा? राजस्थान का हिस्सा रहा होगा। तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? विराटनगर। और सबसे मेन मुद्दे की बात कि महाभारत के अंदर भी इस मत्स्य महाजनपद का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। आरएस प्री के अंदर आया हुआ प्रश्न नहीं है कि किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो मत्स्य महाजनपद का। क्योंकि विराटनगर की बात करते हैं तो बेराट की बात करते हैं, विराटनगर की बात करते हैं तो महाभारत काल की बात करते हैं। क्योंकि पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास गुजारा था वो विराटनगर में ही तो गुजारा था, राजा विराट के दरबार में रहकर। तो इसका मतलब हो ना हो इस जगह का संबंध, इस जनपद का संबंध किस काल से है? महाभारत काल से है। तो राजस्थान से संबंधित कितने महाजनपद? 2। एक तो मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर, और महाभारत में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा कौन सा है? सूरसेन महाजनपद। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। कौन सी राजधानी थी? मथुरा। अब देखो, जब हम राजस्थान का नक्शा देखते हैं तो राजस्थान की आकृति पतंग के समान है, पतंग बन गया। मत्स्य महाजनपद की बात करते हैं तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका कहलाता था मत्स्य महाजनपद। और इसके बिल्कुल सटा हुआ जो दूसरा महाजनपद था वो था सूरसेन महाजनपद, जिसमें अपने राजस्थान की वर्तमान की बात करें तो जैसे डीग जिला हो गया, भरतपुर जिला हो गया, धौलपुर जिला हो गया। राजस्थान के बाहर की बात करें तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा महाजनपद कहलाता था? सूरसेन महाजनपद। तो इसका मतलब सूरसेन महाजनपद का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत आता था? राजस्थान के अंतर्गत आता था। और मेन मुद्दे की बात कि ये जो सूरसेन महाजनपद है, इसी महाजनपद में एक वंश चला था जिसका नाम था वृष्णी वंश। कौन सा वंश है? वृष्णी वंश। और इसी वृष्णी वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण को हम यदुवंशी तो कहते ही हैं, लेकिन यदु नाम के एक राजा हुए थे। उन यदु नाम के राजा में जब यदुवंश चला तो उसमें एक राजा हुए वृष्णी, और उस वृष्णी राजा ने अपना अलग से वंश चला दिया, वृष्णी वंश। और उस वृष्णी वंश में कौन हुए थे? भगवान कृष्ण हुए थे। तो भगवान कृष्ण का संबंध कौन से महाजनपद से होगा? सूरसेन महाजनपद से। आप देखो, मथुरा, वृंदावन, ये भगवान कृष्ण की तो कर्म भूमि है, भगवान कृष्ण की तो जन्मभूमि मानी जाती है। तो ध्यान रहे कि भगवान कृष्ण से संबंधित सूरसेन महाजनपद है, और महाभारत में जिसका उल्लेख है वो मत्स्य महाजनपद है। कौन सा महाजनपद है? मत्स्य महाजनपद है। फिर हम आगे की परिचर्चा करें तो देखो, इसी परिचर्चा को हम जो है थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्या बढ़ाते हैं कि इन 16 महाजनपदों में अगर एक महाजनपद की ओर बात करें तो उसका नाम है मगध महाजनपद। भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे, ठीक है? कौन सा महाजनपद है? मगध महाजनपद। और आपको पता है कि ये जो मगध महाजनपद है, इस मगध महाजनपद में अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्यों का उदय हुआ। अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। यहां पर अलग अलग वंश ने शासन किया। लेकिन हमें जो बात करनी है वो बात करनी है मौर्य वंश की। कौन से वंश की? मौर्य वंश की। कि जब मगध महाजनपद में कौन से वंश का अधिकार था? मौर्य वंश का अधिकार था। यह आपके सिलेबस में भी है। तो जब मगध महाजनपद में मौर्य वंश का अधिकार था तो उस समय राजस्थान का जो प्रांत था, मौर्यकालीन समकालीन व्यवस्थाओं के आधार पे
वो मगध महाजनपद के कौन से क्षेत्र में आया करता था, या मौर्य साम्राज्य के कौन से क्षेत्र में आया करता था? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब मौर्य वंश चल रहा था तो राजस्थान में एक जगह थी बेराट, और मौर्य काल के समय बेराट जो है वो बौद्ध संस्कृति का एक प्राचीन केंद्र हुआ करता था। बौद्ध संस्कृति का क्या हुआ करता था? प्राचीन केंद्र हुआ करता था। और मौर्य साम्राज्य के समय जब बेराट बौद्ध संस्कृति का प्राचीन केंद्र हुआ करता था, तो मतलब राजस्थान की लोकेशन पूछ सकता है आपसे वो। तो देखो मौर्यकालीन, मौर्यकाल पढ़ा है कभी? अरे पढ़ा है क्या? हाँ ना बतो बोलो, पढ़ा है। अच्छा बताओ, मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ था? ये भी नहीं पता? मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन, मौर्यकालीन साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? ध्यान रखना, मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में। ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, और बीच वाला हो गया केंद्रीय या मध्य भाग। केंद्रीय या मध्य भाग। अब मौर्य काल में इसको उत्तरी भाग को तो उत्तरी प्रांत कहते थे, दक्षिणी भाग को दक्षिणी प्रांत कहते थे, ये पूर्वी प्रांत हो गया, ये पश्चिमी प्रांत हो गया, और ये केंद्रीय या मध्य प्रांत हो गया। कौन सा प्रांत हो गया? केंद्रीय या। और ये जो केंद्रीय या मध्य प्रांत था यही था मगध। ये जो केंद्रीय मध्य प्रांत था यही क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। और आप जब पढ़ोगे भारत का इतिहास, सर जब आपको पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि इन प्रांतों की अलग अलग राजधानी हुआ करती थी। उत्तरी प्रांत की राजधानी अलग थी, दक्षिणी प्रांत की राजधानी अलग थी, पूर्वी प्रांत की अलग थी, पश्चिमी प्रांत की अलग थी, और केंद्रीय प्रांत की राजधानी अलग थी। तो जब हम पढ़ते थे या जब मैं पढ़ाता था इस टॉपिक को, तो एक ट्रिक बना रखी थी हमने याद करने की, मैं बता देता हूं, और वो काम आएगी अपने। हमने ट्रिक बना रखी थी, और वो ट्रिक बना रखी थी कि एक टीचर है, एक कौन है? टीचर। एक कौन है? टीचर। और टीचर का क्या नाम है? मेरा नाम ही याद करना है, कुलदीप शर्मा। क्या नाम है टीचर का? कुलदीप शर्मा। और वो आज भी पढ़ाता है। पी का मतलब पढ़ाता है। खत्म कहानी। एक टीचर है, टीचर का नाम कुलदीप शर्मा, जो आज भी पढ़ाता है, आज भी पढ़ाता है। अब देखो, टी का मतलब हो गया तक्षशिला। अरे टी का मतलब क्या हो गया? तो मौर्यकालीन उत्तरी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। दक्षिणी प्रांत, एस का मतलब हो गया सुवर्णगिरी। एस का मतलब क्या हो गया? सुवर्णगिरी। पूर्वी प्रांत, के का मतलब हो गया कलिंग। अरे के का मतलब क्या हो गया? हालांकि बाद में कलिंग को प्रांत का दर्जा दे दिया गया था, और जैसे ही कलिंग को प्रांत का दर्जा मिला तो कलिंग की भी राजधानी बनाई गई, तोसली। कौन सी राजधानी बनाई गई? तोसली को राजधानी बनाया गया। पश्चिमी प्रांत का नाम था अवंतिका, और अवंतिका की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। अरे कौन सी राजधानी? उज्जैन। और केंद्रीय प्रांत मगध था, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और जो राजा था वो राजा यहां मगध में रहकर राज चलाया करता था, और चारों तरफ जो प्रांत थे वो इस मगध की सुरक्षा किया करते थे। क्या किया करते थे? सुरक्षा किया करते थे। अब देखो, राजस्थान की अगर अपन बात करें तो कहते हैं कि जब मौर्यकालीन साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था, मगधकालीन महाजनपद व्यवस्था में मौर्य काल की अगर हम बात करें तो उस समय जो राजस्थान था, जो बेराट था, वो आता था पश्चिमी प्रांत में। कौन से प्रांत में आता था? और दिमाग से भी उत्तर दे सकते हैं, उज्जैन। तो राजस्थान के पास में ही तो उज्जैन का इलाका, एमपी में ही तो है, बाकी तो सब दूर दूर ही है, लेकिन ये उज्जैन का जो इलाका है ये बिल्कुल नजदीक है राजस्थान के। तो इसका मतलब राजपूताना जो क्षेत्र था, राजस्थान जो क्षेत्र था, वो मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन में कौन से भाग में आता था? पश्चिमी भाग में। कौन से क्षेत्र में आता था? अवंती क्षेत्र में। अरे कौन से क्षेत्र में आता था? और इसी अवंती को पर अपर जनपद कहते थे। मौर्यकाल में क्या कहते थे? अपर जनपद कहते थे। और जब मौर्यकाल पढ़ोगे भारत के इतिहास में तो स्पष्ट लिखा जाएगा, जब ये जनपद पढ़ोगे ना, अलग अलग प्रांत, 5 प्रांत पढ़ोगे, तो गुरुजी लिखवाएंगे आपको कि इसी उज्जैन में या इसी अवंती राष्ट्र में एक क्षेत्र हुआ करता था बेराट। और ये बेराट जो है उस जमाने में बौद्ध संस्कृति का एक प्राचीन केंद्र हुआ करता था। बौद्ध संस्कृति का क्या हुआ करता था? प्राचीन केंद्र।
लेकिन बेराट में बौद्ध संस्कृति का दमन कैसे हुआ, तो हम सभ्यता पढ़ेंगे, बेराट की सभ्यता। और विदेशी आक्रमणकारियों में एक आक्रमणकारी आएगा मीरकुल, और वो मीरकुल बार बार बेराट पर अटैक करेगा, बार बार आक्रमण करेगा, और लगभग उसके आक्रमणों से बेराट में जो बौद्ध संस्कृति चल रही थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो देखो ये बेसिक सी बात पढ़नी पड़ी, एक बार बताना है आपको, फिर कैसे क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की, महाजनपद काल में राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं अपन। तो हमने पढ़ा कि पूरे भारत में जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र था उसमें कितने महाजनपदों का उदय हुआ, 16। अरे कितने महाजनपदों का, इन 16 महाजनपदों की जानकारी कितने ग्रंथों से मिलती है, 2। कौन से बौद्ध ग्रंथ से, कौन से जैन ग्रंथ से। इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे हैं जो किससे जुड़े हुए थे, राजस्थान से। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी सूरसेन महाजनपद की। अच्छा महाभारत में उल्लेख जो किया गया वो कौन से महाजनपद का, और भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ कौन सा महाजनपद है, और भगवान कृष्ण यदुवंशियों में जो वृष्णि वंश चला उससे संबंध रखते हैं। कई लोग नाराज हो जाते हैं, बोला ये भी गुरुजी गलत बता रहे हुए हैं, यदुवंशी है लेकिन राजा यदु की जो संतानें हुई उनमें एक वंश चला वृष्णि वंश, उस वंश में जाके भगवान कृष्ण का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और ये वंश कौन से महाजनपद से संबंध रखता है, सूरसेन महाजनपद से। फिर हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि जब मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन चल रहा था, मगध महाजनपद चल रहा था, तो उस समय राजस्थान मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन में कौन से भाग में आता था, पश्चिमी भाग में। कौन से राष्ट्र में आता था, अवंती राष्ट्र में। अवंती राष्ट्र को ही क्या कहते थे, अपर जनपद। और इसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ाया जाएगा कि पश्चिमी प्रांत में अपर जनपद में एक क्षेत्र हुआ करता था बेराट, और बेराट मौर्य काल के समय बौद्ध संस्कृति का एक प्राचीन केंद्र हुआ करता था। और जब ये बात लिखी हुई है कि अपर जनपद में बेराट था, मौर्यकालीन बौद्ध संस्कृति का प्राचीन केंद्र था, तो इसका मतलब हो ना हो राजस्थान जो था वो मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के पश्चिमी भाग में आया करता था। कौन से भाग में आया करता था, पश्चिमी भाग में। बताओ क्लियर है मुद्दा यहां तक का, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। अब देखो लिखना कैसे इन चीजों को, वो मैं आपको बता रहा हूं। इनको कैसे लिखोगे, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। बताओ, महाजनपद तो होते हैं बड़े बड़े जनपद, और अपर जनपद होते हैं कि किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का कोई अलग से जनपद बनाया जाए। जैसे अगर हम बात करें कि अभी कुछ समय पहले भजन लाल सरकार ने जो है वो जयपुर को 2 भागों में बांट दिया, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, तो ये अपर जनपद हो गए। ये क्या हो गए, अपर जनपद हो गए। एक ही क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगर कोई न्यायिक क्षेत्र बांटे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अपर जनपद कहलाते हैं। तो एक तो होता है जनपद, एक तो होता है जनपद। जनपद का मतलब तो हो गया वर्तमान में संभाग, वर्तमान में क्या हो गया, संभाग। एक होता है महाजनपद, तो महाजनपद का मतलब हो गया राज्य, महाजनपद का मतलब क्या हो गया, राज्य। एक हो गया लघु जनपद, लघु जनपद का मतलब हो गया तहसीलें, लघु जनपद का मतलब क्या हो गया, तहसीलें। तो इस तरीके से बटा हुआ था कार्यक्रम। देखो यही तो व्यवस्था पढ़ना शुरू किया अपन ने, ध्यान से समझना। महाजनपद काल में राजस्थान की क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्थिति पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से लिखना है जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। अब लिखने का प्रोसेस थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, कॉपी लानी पड़ेगी बिल्कुल व्हाइट पेज की, बिना लाइन की, जैसे इस भाई के पास है। दिखा दे एक बार सबको, ये वाली कॉपी लानी पड़ेगी, फोटो कॉपी वाली, पन्ने वाली। और लिखना कैसे पड़ेगा कि जैसे जैसे डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे ना, वैसे वैसे डायग्राम उसमें उतारने पड़ेंगे। तो बिल्कुल व्हाइट पेज की कॉपी रहेगी तो लिखने में भी साफ सुथरा नजर आएगा और याद भी साफ सुथरा ही याद होगा। लाइन टू लाइन लिखा हुआ कभी याद नहीं होता है, वो जमाना गया अब, ठीक है। अब तो केवल कीवर्ड याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में अपने को उत्तर लिखना थोड़ी है, 4 में से 1 का चयन करके जवाब देना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में अपने को लिखना है। तो देखो वही व्यवस्था है, बताना शुरू करो। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में कितने महाजनपदों का उदय हुआ, अरे कितने महाजनपद है, इनका उल्लेख कितने ग्रंथों में किया गया, 2। कौन से बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय। कौन से जैन ग्रंथ में, भगवती सूत्र।
इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जो कहीं से जुड़े हुए थे, राजस्थान। पहला मत्स्य महाजनपद और दूसरा सूरसेन महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। मत्स्य महाजनपद का उल्लेख किसमें किया गया? महाभारत में। और इसी सूरसेन महाजनपद में एक वंश चला, वृष्णि वंश, और इसी वृष्णि वंश से किसका संबंध है? भगवान कृष्ण का। इसी वृष्णि वंश से किसका संबंध? भगवान कृष्ण का। फिर हमने पढ़ा कि जब मगध महाजनपद चल रहा था, इस मगध महाजनपद में काफी सारे साम्राज्यों ने अधिकार किया, लेकिन अपने को बात करनी है मौर्य साम्राज्य के समय की। कौन से साम्राज्य के समय की? मौर्य साम्राज्य के समय की। और जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था तो उस समय राजस्थान कौन से राष्ट्र में आता था? अवंती राष्ट्र में। इसी को क्या कहते थे? अपर जनपद। और अवंती राष्ट्र में पढ़ा जाएगा कि एक जगह हुआ करती थी बेराट, जो बौद्ध संस्कृति का क्या माना जाती थी? प्राचीन के अंदर। बताओ, क्लियर है सबके मुद्दा? ऑनलाइन वालों के भी क्लियर है? चलो क्लियर है तो लिखो इसको पहले। कर दूं स्लाइड चेंज?
ये भी लिखो। तो ये हमने सबसे पहले जो बात की, ये बात हमने की कि महाजनपद काल में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब महाजनपद काल में राजस्थान की जो स्थिति थी वो पढ़ने पड़ी। इसके बाद अब थोड़ा सा राजपूत काल के बारे में पढ़ते हैं कि जिन राजपूतों को अपने को पढ़ना है, आखिर वास्तव में वो समय कौन सा था जब पूरे भारत में प्योरली राजपूतों का शासन चला करता था। किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर अधिकार नहीं किया था और अलग अलग जगह राजपूत ही अपना साम्राज्य चला रहे थे। तो उस काल के बारे में हम बात करते हैं। और देखिए अब ढंग से देखो भाई, यहीं पर हम छोटी सी बात करते हैं राजपूत काल के बारे में। भाई राजपूतों का इतिहास पढ़ना है तो राजपूत काल के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पहली बात, कि भारत के इतिहास में इस राजपूत काल को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। क्या कहते हैं इसको? पूर्व मध्यकाल। तो भारत के इतिहास में तो इसको पूर्व मध्यकाल कहेंगे, और वैसे राजस्थान के इतिहास में क्या कह देंगे? राजपूत काल कह देंगे। तो कभी भारत के इतिहास का वर्गीकरण पढ़ो और वहां पर लिखा हुआ जाए पूर्व मध्यकाल, तो इसका मतलब राजपूत काल ही पढ़ना है। वहां पर क्या पढ़ना है? राजपूत काल ही पढ़ना है। दूसरी बात कि ये जो राजपूत काल है, इसका अगर समय पूछे, अब समय 3 तरीके से पूछा जाएगा। थ्योरी के रूप में पूछ सकता है, डाटा के रूप में भी पूछ सकता है, विशेषताओं के रूप में पूछ सकता है। तो देखो, डाटा की अगर हम बात करें तो राजपूत काल का मतलब है कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 11वीं शताब्दी के अंत तक का जो काल है, वास्तव में वही काल कौन सा काल कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि 11वीं शताब्दी के अंत में तो फिर मोहम्मद गोरी वगैरह आ गए भारत में और उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो प्योरली राजपूत काल भारत में नहीं रहा, प्योरली राजपूत काल भारत में नहीं रहा। जो प्योरली राजपूत काल रहा वो रहा 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 11वीं शताब्दी के अंत तक का काल। तो ये तो थ्योरी के रूप में बात हो गई कि 7वीं सेंचुरी से 7वीं सेंचुरी के बीच से लेकर 11वीं सेंचुरी के अंत तक का जो काल है वो कहलाता है एक तरीके से कौन सा काल? तो राजपूत काल कहलाएगा। ठीक है, कौन सा काल कहलाएगा वो? 11वीं क्या 12वीं सेंचुरी आएगी, सॉरी 11वीं नहीं आएगी। 1192 में तो तराइन का युद्ध ही हुआ था, तो सेंचुरी कौन सी आएगी? 12वीं। तो 7वीं सेंचुरी के मध्य से लेकर 12वीं सेंचुरी के अंत तक का जो काल होगा वो कौन सा काल कहलाएगा? राजपूत काल कहलाएगा। मेरे को गुजर प्रतिहार याद रह गया, गुजर प्रतिहार 7वीं से 11वीं चलते हैं। ठीक है, तो 7वीं से 12वीं आएगा ये। दूसरी बात मैं बता दूं कि होता क्या है
कि देखो अगर घटना के तौर पे पूछे कि अगर इतिहास की कोई दो घटना हम लेना चाहें, 7वीं शताब्दी के मध्य की और 11वीं शताब्दी के अंत की, और उन घटनाओं का नाम देकर पूछे तो हम घटना भी ले सकते हैं। जैसे 7वीं शताब्दी के मध्य में एक मुख्य घटना घटी थी इतिहास में कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। पुष्यभूति वंश के एक राजा थे कन्नौज के हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई थी। कब हुई थी? 647 में। तो 7वीं शताब्दी का मध्य पूछेगा तो वैसे तो 650 ईस्वी होगा, लेकिन लगभग घटना आ रही है, लगभग घटना आ रही है। तो हम कह देंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर और 12वीं शताब्दी के अंत की कोई घटना पढ़ेंगे तो याद करो 12वीं शताब्दी के अंत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1192 में, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में पृथ्वीराज की मृत्यु हुई। तो लगभग ये घटना 12वीं शताब्दी के अंत की आ गई। तो देखो अगर थ्योरी के रूप में पूछे तो 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक का काल, राजाओं के हिसाब से पूछे घटनाओं के आधार पर तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मृत्यु के बीच का काल राजपूत काल है। और समय पूछे तो देखो जी राजपूत काल का समय है 650 से लेकर 1200 ईस्वी। कितनी ईस्वी का आ जाएगा? 650 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का जो काल है वो राजपूत काल कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि राजस्थान की जो किताबें वर्तमान में सरकारी स्कूलों में चल रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, उन किताबों का लेवल अब बहुत कम रह गया है। कम का मतलब न के बराबर रह गया है। अगर 100% कोई विषय वस्तु है तो उन किताबों में 10-15% ही मिलेगी आपको। अगर कभी आपको मौका मिले, आपके कोई जानकारी स्कूलों में हो, कोई लाइब्रेरी में हो पुरानी में, तो सन 2003 में किताबें चला करती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और ऐसा माना जाता है, वो फोटो है नहीं वरना मैं दिखा देता अभी किताबों की, ऐसा माना जाता है कि इन किताबों के बाद में जो किताबें आई उनके बाद में राजस्थान जीके के मैटर का जो स्तर है वो निरंतर गिरता ही चला गया। और अब तो इतना गिर गया कि एक महाराणा प्रताप आधे पन्ने में पूरा है। अब बताओ आधा पन्ना पढ़ के कर भी क्या लोगे हैं? तो अगर पढ़नी है बोर्ड की किताबें, स्कूल की किताबें, तो 2003 से लेकर 2015 तक यही किताबें चली थी स्कूल में। ठीक है, प्रकाशन 2003 में हुआ था इनका, लेकिन 2015 तक स्कूल में यही किताबें चली थी। और कहते हैं कि इन किताबों के बाद में कक्षा 11 में और कक्षा 12 में राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति की एक किताब चला करती थी। उस समय राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की एक किताब आती थी कक्षा 11 में, और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की दूसरी किताब आती थी कक्षा 12 की। तो अगर आपको किताबें पढ़नी है एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे बढ़िया विषय वस्तु के साथ, तो ये किताबें 2015 तक जो स्कूलों में चला करती थी वो अगर किसी को मिल जाए तो वो पढ़नी है, बगैर जो अभी चल रही है। अभी चलने वाली आप पढ़ लो भले ही शौक के तौर पर, लेकिन जो भी अध्यापक आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसने वो किताबें पढ़ रखी है, और उसमें जो भी मेन बातें होगी वो आपको यहाँ पर लिखवा देगा वो, तो आपको अतिरिक्त वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अतिरिक्त पढ़ना है, ढंग से चीजें समझनी है, तो ये किताबें अगर आपको मिल जाए, ठीक है, आपको कोई परिचित हो, कोई जानकार हो, तो ये किताबें उससे मंगवाना। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 2003 लिखा हुआ रहेगा, और 2015 तक के सेशन में वो किताबें चली थी कक्षा 11 और 12 में। ठीक है, तो वो किताबें पढ़नी है। ऐसा कहते हैं कि उनके बाद में स्तर जो है वो विषय वस्तु का गिरता ही चला गया, और आजकल तो कुछ भी नहीं आता। आजकल तो लैंग्वेज ऐसी आ गई कि समझ में ही नहीं आता कि कहना क्या जा रही है लैंग्वेज। अरे जब आप और हम स्कूल में गणित पढ़ा करते थे तो कौन सी गणित चलती थी? एक तो अंक गणित और एक रेखा गणित। अंक गणित में प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ट्रिग्नोमेट्री ये चला करती थी। रेखा गणित में बहुजनपद के गुणनखंड, आयत, वर्ग ये चला करते थे। तो इसका मतलब उस जमाने की जो गणित थी वो वास्तव में वो गणित चलती थी जो व्यवहारिक जीवन में भी काम आती है। और आजकल की गणित देख लो, अब रटी रटाई गणित है, पता नहीं कौन सी वैदिक गणित के हिसाब से उसको थ्योरी में लिखना पड़ता है और फिर जाके उत्तर आता है। तो व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ी हुई हो सकती है लेकिन न के बराबर है वो। तो ये ध्यान रहे कि अगर किताबें पढ़नी है इतिहास की तो ये वाली अगर आपको मिल जाए सहूलियत के आधार पे तो पढ़ लेना, और नहीं मिले तो फिर अपने जो कंटेंट में आपको पढ़ा रहा हूं वो याद करना पड़ेगा। तो देखो 650 से लेकर 1200 का बीच का जो काल है
वो राजपूत काल है। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक का जो काल है वो राजपूत काल है। और घटनाओं के आधार पर बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर पृथ्वीराज चौहान III की मृत्यु के बीच का जो काल है वो कौन सा काल है? राजपूत काल है। और इसी राजपूत काल को भारत के इतिहास में क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल। क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व मध्यकाल कहते हैं। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई किताबें चल रही है उसमें राजपूत काल का समय अलग दिया हुआ है, और वो मैं बता देता हूं। 11वीं क्लास की किताब में अलग दिया हुआ है और 12वीं में अलग दिया हुआ है। ठीक है, 11वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है 750 से 1200 और 12वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है 800 से 1200। तो ये भी ध्यान रखना, वास्तव में राजपूत काल का जो समय है वो तो 650 से 1200 ही है, लेकिन मान लो किस्मत खराब और ये ऑप्शन में ही नहीं आए तो 750 से 1200 भी राइट माना जाएगा और 800 से 1200 का भी क्या माना जाएगा? राइट माना जाएगा। ये ध्यान रखनी है अपने को चीजें। तो वैसे तो 650 से 1200 का समय ही है, लेकिन ये नहीं आए 750 से 1200 आ जाए तो ये भी राइट माना जाएगा, और 800 से 1200 आ जाए तो ये भी राइट माना जाएगा। और दो बातें और पढ़ते हैं हम। पहली बात कि ये जो समय था इस समय को राजपूत काल ही क्यों कहा गया? और कुछ भी तो कह सकते थे। तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक का जो ये समय था, इस समय में राजस्थान में या राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कई सारे राजपूत राजवंशों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ये समय वो समय इतिहास का जब राजपूताना क्षेत्र में और राजपूताना के आसपास के क्षेत्र में जगह जगह राजपूत राजवंशों का उदय हो रहा था। इसलिए इस समय को प्योरली कौन सा काल कहा जाता है? राजपूत काल कहा जाता है। और अब इतिहास की बात। इतिहास के अकॉर्डिंग, प्रांतीय प्रशासन के अकॉर्डिंग इस राजपूत काल को हम जो है वो विकेंद्रीकरण व सामंती प्रभुत्व का काल कहते हैं। सामंती प्रभुत्व का क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं वो समझो। देखो, इस राजपूत काल को विकेंद्रीकरण का काल भी कहते हैं और सामंती प्रभुत्व का काल भी कहते हैं। क्यों विकेंद्रीकरण? मतलब अलग अलग जगह अलग अलग राजपूत राजवंशों का उदय हो रहा था, लेकिन सभी राजाओं को कंट्रोल करने के लिए कोई एक शक्तिशाली राजवंश नहीं था, कोई एक पर्टिकुलर राजा नहीं था। तो सभी राजवंश क्या थे? विकेंद्रीकृत थे, बटे हुए थे। इसलिए क्या कह दिया? विकेंद्रीकरण का काल कह दिया। और सामंती प्रभुत्व का काल कि उस जमाने में राजा क्या करता था कि जैसे किसी राजा का राज्य है, किसी राजा की रियासत है, तो अकेला राजा पूरे राज्य का संचालन नहीं कर सकता। तो राजा क्या करता था कि अपने भूखंडों को छोटे छोटे भागों में बांटकर अपने रिश्तेदारों को सौंपा करता था। अपने छोटे भाई को सौंप दिया, चाचा जी के लड़के को सौंप दिया, बुआ जी के लड़के को सौंप दिया, ससुराल वालों में से किसी को सौंप दिया। तो अपने सगे संबंधियों को, सहगोत्रियों को, रिश्तेदारों को सौंपा करता था। तो ये जो भूखंड थे, ये भूखंड तो कहलाती थी जागीर। और यहां पर जो राज करते थे, राजा के द्वारा जिनकी नियुक्ति की जाती थी, वो कहलाते थे सामंत। वो क्या कहलाते थे? सामंत। तो इसका मतलब कि राजाओं की संख्या तो कम थी और सामंतों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। तो वर्चस्व किसका था? सामंतों का। प्रभाव किसका था? सामंतों का। इसीलिए इस काल को सामंती प्रभुत्व का काल भी कहते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इन सामंतों का वर्चस्व बढ़ने लगा, अरे सामंतों ने भी दादागिरी खूब शुरू कर दी लास्ट में। जैसलमेर रियासत तो वो रियासत है जहां पर राजा की चवन्नी भी नहीं चलती थी। सारा पावर किसका चलता था? सामंतों का। और सामंत इतनी दादागिरी करते थे जैसलमेर में कि न तो राजा को उत्तराधिकारी कर दिया करते थे, राजा कहीं लड़ने भी जा रहा है तो पैसे लेते थे राजा से अपनी सेना लेकर जाने के लिए। इतनी दादागिरी करने लग गए थे सामंत। और यही कारण था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूतों के साथ संधि का प्रस्ताव रखा तो राजपूतों ने सोचा कि यार इन सामंतों की दादागिरी से तो कम से कम छुटकारा मिलेगा। और यह भी एक कारण था कि राजपूत राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या की थी? संधियां की थी, सामंती प्रभुत्व को खत्म करने के लिए, सामंतों की दादागिरी को खत्म करने के लिए। तो वो हम पढ़ेंगे जब क्रांति पढ़ेंगे।
तो ध्यान दो एक बार इस पूरे पोर्शन को। बताओ कौन सा काल पढ़ना शुरू किया? जोर से बोलना है थोड़ा। इस राजपूत काल को भारत के इतिहास में क्या कहते हैं? इसका अगर थ्योरी के रूप में समय पूछे तो 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक का काल। वैसे समय पूछे तो 650 से 1200। ये नहीं आए तो 750 से 1200 भी कर सकते हैं, 800 से 1200 भी कर सकते हैं। बोर्ड की किताबों में लिखा हुआ ही है। दूसरी बात कि तथ्यों के आधार पर बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मृत्यु के बीच का जो काल है वो वास्तव में राजपूत काल है, क्योंकि इस समय राजस्थान में और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में काफी सारे छोटे छोटे राजपूत राजवंशों का उदय हो रहा था। लेकिन ध्यान रखना कि इस काल को विकेंद्रीकरण का काल भी कहते हैं और सामंती प्रभुत्व का काल भी कहते हैं, क्योंकि राजपूत राजवंश बटे हुए थे। इनको कंट्रोल करने के लिए कोई एक वंश या एक राजा नहीं था, तो विकेंद्रीकरण का काल हो गया। और दादागिरी किसकी चलती थी? सामंतों की, क्योंकि राजाओं की संख्या तो कम थी और सामंतों की संख्या ज्यादा थी। तो इसको सामंती प्रभुत्व का भी क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? तो देखो कैसे याद करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, राजपूत काल पूर्व मध्य काल कहलाएगा। पहली बात, 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक का काल कहलाएगा। घटना पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मृत्यु के बीच का काल कहलाएगा। और समय पूछेगा तो 650 से 1200 राइट है। ये नहीं आए तो 750 से 1200 भी कर सकते हैं। ये भी नहीं आए तो 800 से 1200 भी कर सकते हैं। इसको राजपूत काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में राजस्थान में और इसके आसपास के क्षेत्रों में राजपूत राजवंशों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। और इसी काल को हम विकेंद्रीकरण का काल कहते हैं और सामंती प्रभुत्व का काल कहते हैं। बताओ बात समझ में आ गई सबके? कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, उतार लो इसको आराम से।
हो गया भाई कंप्लीट। तो देखिए कि ये जो हमने बात की है, ये बात हमने दो चीजों को लेकर की है। एक तो महाजनपद काल में राजस्थान की स्थिति, और एक राजपूत काल क्या होता है, किस समय के काल को राजपूत काल कहते हैं, राजपूत काल को राजपूत काल क्यों कहा जाता है, और राजपूत काल के उपनाम कौन कौन से हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको पता होगी तब जाके ही आगे की चीजें आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया मुद्दा यहां तक। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि राजपूत राजा अपने को पढ़ने हैं। तो जब भी राजपूत राजा हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब क्लास खत्म होगी जितना मैं पढ़ाऊंगा ना आपको वो एक ही पन्ने में रिवाइज करवा दूंगा मैं सारी चीज, तो याद आराम से हो जाएगा। याद करने की कोई चिंता नहीं करनी है आपको। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के क्या पढ़ने अपने को, सिद्धांत पढ़ने हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति के जो मुख्य सिद्धांत पढ़ने हैं वो कितने सिद्धांत पढ़ने हैं, 9। ध्यान रखना, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किस इतिहासकार ने या किस ग्रंथ ने या किस लेख ने कौन सी बात कही है वो हम पढ़ेंगे यहां पर। और मुख्य सिद्धांत कितने पढ़ेंगे, 9। कि कुछ लोग हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानेंगे, कुछ लोग हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति जो है ब्राह्मणों से मानेंगे, कुछ है जो क्षत्रिय बताएंगे राजपूतों को, कुछ है जो विदेशियों की संतान बताएंगे, कुछ है जो राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताएंगे, कुछ है जो राजपूतों के बारे में मिश्रित मूल का सिद्धांत कहेंगे। मिश्रित मूल का मतलब कि सभी जातियों से उत्पन्न होकर राजपूतों का निर्माण हुआ। कुछ लोग हैं जो राजपूतों को जाति न बताकर सामाजिक और आर्थिक न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम बताएंगे कि राजा महाराजाओं के काल में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया जाता था वो राजपूत कहलाते थे। ठीक है, ऋग्वेद राजपूतों के बारे में क्या कहता है, मनुस्मृति क्या कहती है, वो सारी चीज अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कितने सिद्धांत पढ़ेंगे, 9। कितने सिद्धांत पढ़ेंगे, 9। और जो इंपोर्टेंट है वो शुरू के 5 सिद्धांत है। जो इंपोर्टेंट है जिनमें से प्रश्न डीपली आते हैं वो शुरू के कितने सिद्धांत है, 5। और वो शुरू के 5 सिद्धांत कौन से हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, उनमें सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे, अग्निकुंड का, कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किसने कहा, क्यों कहा, किन तथ्यों के आधार पे कहा, वो सारी चीज पढ़ेंगे। दूसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। राजपूत ब्राह्मण है, ये कौन कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो सारी चीज पढ़ेंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे वैदिक क्षत्रिय, कि कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि राजपूत जो है वो तो क्षत्रिय हैं, वैदिक काल के क्षत्रिय है, क्योंकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो लोग कहेंगे कि जो राजा बना करते थे वो क्षत्रिय बना करते थे, तो ये जो राजा है, जो राजपूत है, ये कौन, वैदिक क्षत्रिय है। चौथा सिद्धांत अपन जो पढ़ेंगे विदेशी मूल का सिद्धांत, कि राजपूत विदेशी है, विदेशियों की संतान है। कर्नल टोड कहेगा, कनिंगम कहेगा, वीए स्मिथ कहेगा, उनके मत पढ़ेंगे सारे के सारे। और 5वां सिद्धांत पढ़ेंगे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का सिद्धांत, कि जैसे हम पढ़ेंगे इसमें कि जैसे प्रतिहार वंश सूर्यवंशी है, गुहिल सूर्यवंशी है, राठौड़ सूर्यवंशी है। ठीक है, चंद्रवंशियों में बाटी जो है वो चंद्रवंशी है, यादव जो राजा है वो चंद्रवंशी है, यदुवंशी जो है वो चंद्रवंशी है, चालुक्य जो है वो चंद्रवंशी है। तो वो हम पढ़ेंगे सारी चीजें। तो ध्यान रखना कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में 9 सिद्धांत पढ़ेंगे टोटल, लेकिन 9 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कितने सिद्धांत है, 5, जिनमें से डीपली प्रश्न आता है और उनको डीपली पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सिद्धांत पढ़ना शुरू करते हैं हम। और सबसे पहला जो सिद्धांत पढ़ना शुरू करते हैं
वो सिद्धांत अपन पढ़ना शुरू करते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ना शुरू करते हैं? अग्निकुंड का सिद्धांत। वेरी मोस्ट है। अब तक एग्जाम में कम से कम 20 बार प्रश्न आ गया अग्निकुंड का। ये ध्यान रखना कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये कौन कहता है, किस आधार पे कहता है, किन तथ्यों के अनुसार कहता है, वो सारी चीज पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत दिया चंद्रवरदाई ने। अरे किसने सिद्धांत दिया? ये चंद्रवरदाई ने। और कौन सी किताब में दिया? तो पृथ्वीराज रासो में। कौन सी किताब में दिया? तो पृथ्वीराज रासो में। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान की कल्चर में हम साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पर रासो साहित्य पढ़ते हैं, ख्यात साहित्य पढ़ते हैं, वेली साहित्य पढ़ते हैं, पर्ची साहित्य पढ़ते हैं, वचनिका साहित्य पढ़ते हैं, अलग अलग साहित्य पढ़ते हैं। और उसके अंतर्गत जो अलग अलग साहित्य हम पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत मूल बात ये आती है कि जो चंद्रवरदाई है, इन्होंने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो। तो ये कौन सा साहित्य हो गया? रासो साहित्य। अरे कौन सा साहित्य हो गया ये? एक तो कुछ किताबें ऐसी आएगी जिनके नाम के पीछे रासो लगा हुआ रहेगा। पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, तो रासो लगा हुआ रहेगा। और कुछ किताबें ऐसी आएगी जिनके नाम के पीछे ख्यात लगा हुआ रहेगा, और ये दोनों भी आएगी। तो इसलिए दोनों के बारे में पहले ही बता देता हूं मैं। एक तो रासो साहित्य होता है, जिन किताबों के पीछे रासो लगा हुआ है वो रासो साहित्य है। जिन किताबों के पीछे ख्यात लगा हुआ है वो ख्यात साहित्य है। जैसे बेली किशन रुक्मणी री ख्यात, बाकी दास री ख्यात, राठौड़ा री ख्यात, दयाल दास री ख्यात। ठीक है, तो कुछ किताबें हैं जिनके नाम के पीछे ख्यात लगा हुआ है, कुछ किताबें हैं जिनके नाम के पीछे रासो लगा हुआ है। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर है। वो अंतर यही समझ लो। आपसे कोई पूछ ले कि जो रासो साहित्य होता है वो तो होता है राज्याश्रित साहित्य। कौन सा साहित्य होता है? राज्याश्रित। और जो ख्यात साहित्य होता है वो होता है लोकाश्रित। वो कौन सा साहित्य होता है? लोकाश्रित। इसका मतलब क्या हुआ? तो वो मतलब समझो। सबसे पहले देखो, राज्याश्रित का मतलब राजा के दरबार में रहकर राजा के बारे में लिखा जाएगा। राजा के दरबार में रहकर राजा के बारे में लिखा जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिस राजा के दरबार में रह रहा है उसी राजा के बारे में लिखेगा। उससे पहले कोई और राजा बने तो उनके बारे में भी लिख सकता है, किसी दूसरे राज्य के राजा के बारे में भी लिख सकता है। ये ध्यान रखना। लेकिन इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होगा। जो विद्वान जिस राजा के दरबार में रहेगा वो तत्कालीन समकालीन राजा के बारे में ही लिखेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो राजा पहले हो गए, जो वीर गद्दी को प्राप्त हो गए, या दूसरे राज्य के राजा के बारे में लिखूंगा तो इनाम मिलने वाला नहीं है। इनाम तो तभी मिलेगा जब समकालीन गद्दी पर बैठे हुए राजा के बारे में कुछ लिखूंगा। तो राज्याश्रित साहित्य का मतलब क्या होता है कि राजा के दरबार में रहकर राजा के बारे में लिखा जाता है। और 90% समकालीन राजा के बारे में ही लिखा जाता है। लेकिन 10% ऐसा है कि उसके पहले के जो राजा हैं उनके बारे में भी लिखा गया है ये। तो राज्याश्रित, राजा के दरबार में रहकर राजा के बारे में लिखा जाएगा। दूसरा ख्यात साहित्य, लोकाश्रित। अब दिमाग लगाओ कि ख्यात शब्द ख्याति शब्द से बना है, और ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। अरे ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। तो आप प्रसिद्धि किसी भी चीज की कर सकते हो। किसी राजा की ख्याति बता सकते हो, किसी युद्ध की ख्याति बता सकते हो, किसी गांव की ख्याति बता सकते हो, किसी लोकगीत की ख्याति बता सकते हो, किसी लोक संस्कृति की ख्याति बता सकते हो। तो ख्यात साहित्य जो होता है ना वो लोकाश्रित होता है। मतलब कहीं पर भी लेकर संसार की किसी भी ख्याति के बारे में, किसी भी प्रसिद्धि के बारे में लिखा जा सकता है। राजा के दरबार में रहकर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं मुंडियार री ख्यात, तो आपको पता होना चाहिए कि मुंडियार री ख्यात राठौड़ों की प्रसिद्धि के बारे में लिखी गई है। और वो किसने लिखी है? तो मुंडियार गांव के लोगों ने लिखी है, इसलिए उसको मुंडियार री ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडियार री ख्यात कहते हैं। बलवीर जी कहले वचनिका क्या होती है? वो तो साहित्य पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। अभी थोड़ी साहित्य पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, मैं बता देता हूं। वचनिका का मतलब होती है कहानी,
कोई विशेष बात, कोई विशेष चैप्टर जो लिखा जाता है वो किसमें लिखा जाता है? वचनिका में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो रासो और ख्यात, क्योंकि ये दोनों शब्द भी आएंगे तो दोनों का मतलब समझना जरूरी था। तो रासो जो होता है वो राज्याश्रित साहित्य होता है और ख्यात जो होता है वो लोकाश्रित साहित्य होता है। राजा के दरबार में रहकर राजा के बारे में लिखा जाएगा तो रासो साहित्य है, और कहीं पर भी लेकर किसी की भी ख्याति या प्रसिद्धि लिखी जाएगी तो वो ख्यात साहित्य कहलाएगा। ठीक है, जिसमें पूरे पूरे वंश की प्रसिद्धि बता देते हैं, पूरे पूरे युद्ध की प्रसिद्धि बता देते हैं, किसी विशेष तथ्य से संबंधित प्रसिद्धि हम बता सकते हैं। तो देखो हुआ क्या कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो अग्निकुंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चंद्रवरदाई ने। अरे किसने प्रतिपादित किया? चंद्रवरदाई ने। कौन सी किताब में लिखा? पृथ्वीराज रासो में। और क्या लिखा? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से कैसे बताई? तो ये लिखते हैं कि देखो जी, प्राचीन काल में एक क्षेत्र हुआ करता था। प्राचीन काल में क्या हुआ करता था? एक क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र में एक भूभाग था जिसका नाम था आबू। कौन सा भूभाग था? आबू। और इसी आबू के अंदर एक मुनि रहते थे, वशिष्ठ मुनि। कौन से मुनि रहते थे? वशिष्ठ मुनि। और आबू के अंदर वशिष्ठ मुनि ने एक अग्नि यज्ञ किया। एक क्या किया? अग्नि यज्ञ किया। और इसी अग्नि यज्ञ से कितने पुत्र उत्पन्न कर दिए? 4। कितने पुत्र उत्पन्न किए? 4। अब देखो ध्यान रखना कि मंत्रों की शक्ति इतनी हुआ करती थी पहले। ठीक है, जैसे हम महाभारत में 100 कौरव पढ़ते हैं तो 100 कौरवों का जो जन्म हुआ वो माता गांधारी ने किसी विशेष अनुष्ठान के अंतर्गत 100 कलश रखे थे, कच्चे मिट्टी के गड़े, और उनमें से उन कौरवों का जन्म हुआ है। तो प्राचीन कालीन शक्तियों को आप नकार नहीं सकते हैं। हनुमान जी उड़ते थे तो वास्तव में उड़ते थे वो। संजीवनी बूटी लेने के लिए समुद्र पार करके चले गए। साइंस भी पता नहीं लगा सकी आजकल कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि राक्षस जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए काफी वर्षों तक तपस्या किया करते थे, और तपस्या जब वो करते थे तो एक ही मुद्रा में साल साल वो गुजार दिया करते थे। खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे। तो इतने सालों तक आदमी बिना कैसे खाने पीने की जीवित रह सकता है, लेकिन रहते थे। पहले की योगिक क्रियाएं, मंत्रों की शक्ति इतनी ही हुआ करती थी। तो देखो यहां पर भी वही बात है कि आबू के अंदर वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया, और जब अग्नि यज्ञ किया तो इस अग्नि यज्ञ से कितने पुत्र उत्पन्न किए? 4। कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 4। और वो 4 पुत्र कौन से हैं? तो उनमें पहले तो है प्रतियार, दूसरे हैं परमार, तीसरे हैं चालुक्य, और चालुक्य को हम कहते हैं सोलंकी। चालुक्यों को हम क्या कहते हैं? सोलंकी। और चौथे हैं चाहमान, जिन्हें हम चौहान कहते हैं। ये चाहमान नाम क्यों पड़ा, क्या है वो चौहान पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगी बात। तो ध्यान रखो, विशेषकर ध्यान ये रखनी है बात कि प्राचीन काल में आबू के अंदर वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया। अग्नि यज्ञ किया तो 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 4 पुत्रों में प्रतियार, परमार, चालुक्य और चौहान थे। और यही आगे जाके क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। अरे यही आगे जाके क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। तो चंद्रवरदाई कहता है कि बताओ मैंने क्या गलत कहा? मैंने यही तो कहा कि ये जो राजपूत है, ये राजपूत कहीं से उत्पन्न हुए हैं? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। तो चंद्रवरदाई ने कहा कि बताओ मैंने गलत क्या कहा, कि ये प्रतियार, चौहान, ये राजपूत ही तो थे, और ये राजपूत कहीं से उत्पन्न हुए हैं? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। तब लोगों ने पूछा, बोला चलो मान लेते हैं कि अग्निकुंड से पुत्र उत्पन्न हो गए, 4 राजपूतों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन ये बताओ कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी उस समय कि ये विशेष यज्ञ करना पड़ा और 4 पुत्र उत्पन्न करने पड़े? क्या कारण था उस समय? तो लोगों ने बताया कि जब वशिष्ठ मुनि का समय था, उनके जीवन काल का समय चल रहा था, तो उस समय साधु महात्मा जो है वो हवन यज्ञ किया करते थे, अग्नि यज्ञ किया करते थे। पहले के जमाने में अग्नि यज्ञ करने के 2 ही उद्देश्य हुआ करते थे, या तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होते थे, या पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ होते थे। वैदिक काल जब पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। मुख्य कारण कितने थे? 2 ही। या तो संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था,
या पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या किए जाते थे? यज्ञ किए जाते थे। तो इन्होंने कहा कि साहब वशिष्ठ मुनि जब थे तो और भी ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों का समय था, तो वो अग्नि यज्ञ किया करते थे। और उस समय राक्षस क्या करते थे कि आकाश मार्ग से आते थे और उनके हवन कुंड में अपशिष्ट पदार्थ डाल देते थे और उनके हवन को, अग्नि को भंग कर दिया करते थे, यज्ञ को भंग कर दिया करते थे। तो अब उन राक्षसों से लड़े कौन? ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे, उनसे लड़ेंगे। तो उन राक्षसों का संहार करने के लिए कुछ वीर योद्धाओं की जरूरत थी और उन राक्षसों का संहार करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने एक बहुत बड़ा अग्नि यज्ञ किया और इससे कितने वीर पुत्र उत्पन्न किए? 4। और इन्हीं चारों ने मिलकर उस समय के राक्षसों का क्या किया? संहार किया। अब इतिहासकार तो बात मरोड़ देते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय राक्षसों का मतलब है आक्रमणकारी, विदेशी हमले, उनसे राजपूताने को बचाया, मातृभूमि को बचाया, ऋषि मुनियों को बचाया, सामान्य लोगों को बचाया। तो वो कौन कहलाए? राजपूत कहलाए। कितने राजपूत? 4 राजपूत। और इनकी उत्पत्ति किससे हो गई? अग्निकुंड से हो गई। तो ये बात कौन कहता है? चंद्रवरदाई कहता है। कौन कहता है? चंद्रवरदाई कहता है। और चंद्रवरदाई के इस मत का जो समर्थन करते हैं वो 2 लोग करते हैं कि वास्तव में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस बात में हाँ में जो हाँ मिलाते हैं वो 2 लोग मिलाते हैं। एक तो है सूर्यमल्ल मिश्रण। एक तो कौन है? सूर्यमल्ल। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि राजस्थानी भाषा में जो शब्द लिखे जाते हैं वो तद्भव शब्द लिखे जाते हैं। कौन से शब्द लिखे जाते हैं? तद्भव। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं और उनका जो भावार्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो आप देखोगे ना मिश्रण, तो मिश्रण संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? मिश्रण। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो सूर्यमल्ल मिश्रण नहीं पढ़ना, वास्तव में नाम क्या है इनका? सूर्यमल्ल मिश्रण। क्योंकि खुद साहित्यकार है तो साहित्य पर तो ध्यान दिया ही होगा इन्होंने, और किसी पर ध्यान दो ना दो, लेकिन साहित्य लेखन पर तो ध्यान दिया ही होगा। तो सूर्यमल्ल मिश्रण तो हम कह देते हैं कहने में, लेकिन वास्तव में नाम क्या है? सूर्यमल्ल मिश्रण नाम है इनका। ये बूंदी के राजकवि हुआ करते थे, राजस्थान के राज्य कवि थे ये। और बूंदी के एक राजा थे राम सिंह, उनके दरबार में रहा करते थे ये। इन्होंने काफी सारे प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। वंश भास्कर इनके द्वारा लिखा गया, वीर सतसई इनके द्वारा लिखी गई। तो सूर्यमल्ल मिश्रण ने चंद्रवरदाई के अग्निकुंड के सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है कि बिल्कुल राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और दूसरा व्यक्ति जो इस बात का समर्थन करता है वो है मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी के बारे में तो पढ़ा होगा, मारवाड़ से संबंध रखते ही है। मारवाड़ के एक राजा थे जसवंत सिंह, उनके दरबार में रहा करते थे मुणोत नैणसी। लेकिन समय की मांग जब आप पढ़ोगे तो लास्ट में जीवन के अंतिम काल में मुणोत नैणसी पर धन का गबन करने का आरोप लग जाएगा, खातों में हेरफेर करने का आरोप लग जाएगा। और जहां इनकी नियुक्ति होती है वहां से इनको मारवाड़ लाया जा रहा था, लेकिन शर्मिंदा होकर रास्ते में खुदकुशी कर लेते हैं ये, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वो मुणोत नैणसी, वो कौन है? मुणोत नैणसी। और इनका जो प्रमुख जो ग्रंथ है, प्रमुख जो रचना इनकी, वो है मुणोत नैणसी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। दोनों किताबें किसने लिखी? मुणोत नैणसी ने। तो ध्यान रखो कि चंद्रवरदाई के अग्निकुंड के सिद्धांत का जो समर्थन करते हैं वो 2 लोग करते हैं, एक तो सूर्यमल्ल मिश्रण और एक कौन है? मुणोत नैणसी। अब यहीं पर हम छोटी सी बात और कर लेते हैं कि एक नाम आया चंद्रवरदाई और एक इनकी किताब का नाम आया पृथ्वीराज रासो। इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे भी पढ़ना पड़ेगा तो पहले ही पढ़ लो ताकि दिक्कत नहीं है। देखो, पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ये वीर रस में लिखा हुआ ग्रंथ है। कौन से रस में लिखा हुआ है? वीर रस में। इसको लिखने की जो शैली है वो शैली है पिंगल। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थानी साहित्य को लिखने की 2 ही शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। वो समझ में तो तब आएगा जब साहित्य पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रखो कि राजस्थानी साहित्य कितनी शैलियों में लिखा गया? 2,
डिंगल और पिंगल में। पश्चिमी साहित्यिक मारवाड़ी डिंगल कहलाती है, पूर्वी साहित्यिक मारवाड़ी पिंगल कहलाती है। गुजराती का प्रभाव डिंगल पर पड़ता है, ब्रज का प्रभाव पिंगल पर पड़ता है। चारण समुदाय ने साहित्य लेखन में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया वो डिंगल है, और भाट समुदाय ने साहित्य लेखन में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया वो पिंगल है। वो कौन सी है? पिंगल है। डिंगल का क्षेत्र व्यापक है, पिंगल का क्षेत्र छोटा है। तो वो हम साहित्य में पढ़ेंगे तुलनात्मक तरीके से। अभी याद रखो कि पृथ्वीराज रासो वीर रस का ग्रंथ है, और कौन सी भाषा या शैली में लिखा हुआ है? पिंगल में। अभी अपवाद है, राजस्थानी साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा कि वीर रस में जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उनकी भाषा शैली कौन सी होती है? डिंगल। 90% उन ग्रंथों की भाषा शैली कौन सी होगी? डिंगल। लेकिन ये ग्रंथ वीर रस का होने के बावजूद भी किसमें लिखा हुआ है? पिंगल में। ये बात जरूर ध्यान रखना आप लोग कि भाषा शैली पिंगल है और कौन से रस में लिखा हुआ है? वीर रस में लिखा हुआ है। तीसरी बात कि पृथ्वीराज रासो में जो भाग है उस भाग को कहा गया है समय या सर्ग। ये ध्यान रखना। जैसे रामायण के जो भाग होते हैं उन्हें हम कांड कहते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड। तो रामायण के भाग क्या कहलाते हैं? कांड कहलाते हैं। वैसे ही पृथ्वीराज रासो के जो भाग है वो क्या कहलाते हैं? समय या सर्ग कहलाते हैं। उनको हम समय कह देते हैं या क्या कह देते हैं? सर्ग कह देते हैं। प्रश्न पूछ लें कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने भाग है, कुल कितने समय या सर्ग है? तो गुणंतर ध्यान रखना 69 कि पृथ्वीराज रासो कुल कितने भागों में बटा हुआ है? गुणंतर भागों में बटा हुआ है। और जब चौहान वंश पढ़ेंगे तो इसमें 2 भाग है जो स्पष्ट रूप से पढ़ाऊंगा मैं आपको। इस गुणंतर में से 2 समय ऐसे हैं, 2 सर्ग ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है पद्मावत समय जिसको हम पद्मावती समय भी कहते हैं, और एक है केमास या कदम्बवास वध समय। केमास या कदम्बवास वध समय। अब देखो ढंग से सुन लो बात। इतिहास हमने उतना ही पढ़ा है जितना किताबों में दे रखा है, लेकिन चीजों को तुलनात्मक नहीं पढ़ा हमने। देखो पद्मावती नाम क्या लिखा हुआ है? पद्मावती। अब कभी अगर इतिहास पढ़ा हुआ आपने तो एक तो शब्द आता है पद्मनी, एक शब्द तो कौन सा आता है? पद्मनी। एक शब्द आता है पद्मावती और एक शब्द आता है पद्मावत। और तीनों की वास्तव में कहानी अलग अलग है। तीनों की कहानी क्या है? अलग अलग है। क्या अंतर है तीनों में? कि देखो पद्मनी की हम बात करें तो पद्मनी का संबंध तो चित्तौड़ से, और चित्तौड़ के राजा हुए थे रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह जी की जो रानी थी वो थी पद्मनी। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह जी की जो रानी थी वो कौन थी? पद्मनी। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी के चक्कर में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी कहता है। तो वही पद्मनी ही है। इसी पद्मनी के बारे में कहा जाता है कि पद्मनी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि अगर ये पानी भी पीती तो गले में पानी उगायू नजर आ जाता था। ठीक है, ये मैंने नहीं कहा, मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है। किसने कहा है? और वो कहते हैं कि पद्मनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिंगल द्वीप की। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन, माता का नाम था चंपावती, ठीक है, पुष्पावती। और ऐसा कहते हैं कि ये जो पद्मनी थी इसकी सुंदरता की व्याख्या मलिक मोहम्मद जायसी अपने किस ग्रंथ में करते हैं? पद्मावत में। तो ध्यान रखना कि पद्मनी का उल्लेख जो मिलेगा वो तो पद्मावत में मिलेगा। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक ग्रंथ का नाम है। और ये किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन ध्यान रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी ने यह पद्मावत नाम का जो ग्रंथ लिखा ये बहुत बाद में लिखा है। लगभग देखा जाए तो 1540 के आसपास लिखा है। शेरशाह सूरी जब दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था उस समय लिखा है। और पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी। ध्यान रखना कि पद्मावत कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में लिखा हुआ है साहब ये। अब मुझे एक बात बताओ कि मलिक मोहम्मद जायसी की बात हम मान लेते हैं कि बिल्कुल हो सकता है कि सिंगल द्वीप की हो, इतनी सुंदर हो, तभी तो कुछ न कुछ वर्णन किया इसने। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं जो है दिमाग में विचार पैदा करती है
कि मलिक मोहम्मद जायसी ने तो कहा कि पद्मनी कहाँ की राजकुमारी, सिंगल द्वीप की। कहाँ की राजकुमारी? सिंगल द्वीप। किसका प्राचीन नाम है? श्रीलंका का। अरे किसका प्राचीन नाम है? और श्रीलंका की जलवायु तो ऐसी होती है कि वहां के लोग तो काले होते हैं। भाई जलवायु का फर्क तो पड़ता ही है। तो श्रीलंका की जलवायु तो ऐसी है कि वहां के लोग तो क्या होते हैं? काले होते हैं। आप देख लो श्रीलंका के किसी भी लोगों को। और गोरे भी होते तो इतने गोरे नहीं हो सकते कि वो पानी भी पिएंगे तो गले में पानी होगा यूं नजर आ जाएगा। क्या चक्कर है ये कि पद्मनी सिंगल द्वीप की, श्रीलंका की होने के बावजूद भी इतनी गोरी है? क्या कारण है ये? कौन बताएगा? ऑनलाइन वालों में से बता सकता है कोई? बताओ क्या कारण है ये? भाई तो सोचना कभी, भाई श्रीलंका की थी पद्मनी तो वहां की जलवायु तो काली होती है, मतलब काली का मतलब लोग काले होते हैं वहां के, तो पद्मनी इतनी गोरी नहीं हो सकती। क्या चक्कर है ये? मेकअप है? कोई भी मेकअप जो है इतना मजबूत मेकअप आया नहीं आज दिन तक जो इतना गोरा कर दे आदमी को। मेकअप आपकी सुंदरता को 10% 20% बढ़ा देता है बस, हमेशा हमेशा के लिए। इतना नहीं बढ़ा सकता कि आदमी बिल्कुल ही चेंज हो जाए। तो बताओ क्या चक्कर है ये? किसी को भी नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना। कमेंट आ रहे हैं केसर लगाती थी अरे केसर तो पीने के काम आता है, लगाने के काम थोड़ी आता है। कमेंट तो सही करो कम से कम। ये हम मानते हैं कि जो केसर दूध में पानी मिला के पीता है वो गोरा होता है। लगाती थी, लगाने से गोरा तो कोई नहीं हुआ आज दिन तक। लाल और हो जाएगा चेहरा। देखो इधर एक ही उत्तर है इसका कि केवल मलिक मोहम्मद जायसी पद्मनी को सिंगल द्वीप की बताते हैं। लेकिन जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की बात करोगे, तो पश्चिमी राजस्थान में एक दोहा पढ़ा जाता है कि पूगल गडरी पद्मनी तू रानी सिरमौर और जैसलमेर जन्म ली और तू परणी चित्तौड़। यानी कि राजस्थान का इतिहास तो यह कहता है कि पद्मनी कहां की थी? पूगलगढ़ की। बीकानेर में एक जगह पड़ती है पूगल प्रदेश, ठीक है, पाकिस्तान की बॉर्डर पर है ये गांव, पूगल प्रदेश। और ध्यान रखना कि पद्मनी को राजस्थान के साहित्य के अनुसार, राजस्थान के इतिहास के अनुसार कहां की राजकुमारी बताया गया है? पूगलगढ़ की, ठीक है। और कहते हैं कि ये पूगल उस समय जैसलमेर रियासत में आता था। तो कवियों ने जो दोहे लिखे कि पूगल गडरी पद्मनी तू रानी सिरमौर, रानियों में सिरमौर हुई पद्मनी, जिसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने आप को ददकती हुई अग्नि की जोहर की ज्वाला में समर्पित कर दिया, तो वो रानी बहुत सिरमौरी मानी गई होगी। तो पूगल गडरी पद्मनी तू रानी सिरमौर और जैसलमेर जन्म लियो, क्योंकि पूगल जैसलमेर रियासत में आता था, तो जैसलमेर में तेरा जन्म हुआ। और तू परणी चित्तौड़, शादी कहां पर हुई? चित्तौड़ में हुई। तो ये जरूर ध्यान रखना। और राजस्थान में कहावत है कि राजस्थान में सबसे सुंदर महिलाएं जो होती है वो पूगलगढ़ की महिलाएं होती है। डोला मारू कभी सुनिए कहानी? तो वो मारू कहां की थी? पूगल प्रदेश की। वो मारू भी कहां की थी? पूगल प्रदेश की। तो ध्यान रखना कि आपसे अगर पूछे कि साहब पद्मनी सिंगल द्वीप की थी, सिंगल द्वीप तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है और श्रीलंका की जलवायु ऐसी है कि वहां के लोग तो काले होते हैं, फिर पद्मनी इतनी गोरी कैसे हो सकती है? आपको जवाब देना है कि ये बात केवल और केवल कौन कहता है? मलिक मोहम्मद जायसी। और इसकी घटना को कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। वास्तव में राजस्थान का इतिहास जो कहता है वो ये कहता है कि पद्मनी सिंगल द्वीप की थी नहीं, पद्मनी तो कहां की थी? पूगलगढ़ की थी। और जब भाटी राजवंश पढ़ते हैं तो एक राजा था पुण्यपाल भाटी, उसकी पुत्री बताई जाती है पद्मनी। किसकी पुत्री बताई जाती है? पुण्यपाल भाटी की। तो ध्यान रखो कि एकदम पद्मनी नाम पढ़ेंगे जो चित्तौड़ के रावल रतन सिंह की रानी का नाम था, जिसका उल्लेख पद्मावत में किया है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। लेकिन जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो और डीपली हम बात करेंगे कि पद्मावत में पद्मनी को पद्मनी नहीं लिखा गया है, पद्मावत में पद्मनी को पद्मावती लिखा गया है। पद्मनी तो हम समझने के लिए, चीजों को ढंग से याद रखने के लिए बोल देते हैं, लेकिन पद्मावत में कहीं भी पद्मनी के लिए पद्मनी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पद्मनी को क्या कहा गया है? पद्मावती कहा गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक पद्मावती नाम की रानी और हुई थी, और ये जो पद्मावती थी ये अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान III की पत्नी थी।
अजमेर के एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उनकी रानी थी एक पद्मावती। अब हमने तो पृथ्वीराज की एक ही रानी पढ़ी है, संयोगिता है, और भी रानियां पढ़ना पड़ेगा, 3 रानियां पढ़नी पड़ेगी। एक तो संयोगिता थी जो कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, एक पद्मावती थी जो समुद्र शिखर के राजा गणपति की पुत्री थी, और एक इच्छिनी थी जो सिरोही के राजा सलक परमार की पुत्री थी। और ये तीनों रानियां किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान III की। तो ध्यान रहे कि जिस पद्मनी जिसके बारे में चित्तौड़ और रावल रतन सिंह की कहानी हम पढ़ते हैं वो अलग है, एक पद्मावती अलग हुई है जो अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान III की पत्नी है। और पद्मावत नाम का तो एक ग्रंथ है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, और इस पद्मावत में किसका उल्लेख मिलता है? पद्मनी का। रावल रतन सिंह की जो रानी है उसका उल्लेख किसमें मिलेगा? पद्मावत में मिलेगा। बात समझ में आ गई? और डीपली बात करें, पद्मावती नाम की एक, जब आप भारत के इतिहास में धर्म पढ़ोगे ना, धर्म संप्रदाय पढ़ोगे, तो वहां पर एक महिला संत आएगी पद्मावती, एक महिला संत आएगी सुरसुरी। सुना है नाम कभी? चलो कोई बात नहीं, तभी सुनना जब आएगा, ठीक है। तो भारत में जब पढ़ोगे ना सूफी धारा, भक्ति धारा, तब इन महिलाओं की नाम की संत भी आएगी पद्मावती नाम की। तो देखो यहां पर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि पृथ्वीराज रासु में जो भाग है उसको समय सर्ग कहा गया है। कुल कितने भाग है? गुणंतर। गुणंतर में 2 बहुत इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, एक तो पद्मावती समय और एक केमास वध समय। पद्मावती समय में अजमेर के पृथ्वीराज की जो रानी थी पद्मावती, उसी के बारे में लिखा गया है, कौन थी, क्या थी, किस तरह विवाह हुआ, क्या बात है, वो सब लिखी हुई है। और एक केमास वध समय, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज के पिताजी सोमेश्वर चौहान की जब मृत्यु हुई 1177 में, तो पृथ्वीराज की उम्र थी 11 साल, ठीक है। और पृथ्वीराज जो थे वो 11 साल की उम्र में अजमेर के क्या बन गए थे? राजा। लेकिन 11 साल का बालक राजकार्य थोड़ी चला सकता है। तो पृथ्वीराज की जो माताजी थी कपूरी देवी, उन्होंने अपना एक योग्य मंत्रिमंडल बनाया ताकि उनका जो पुत्र है पृथ्वीराज वो बड़ी सुनियोजित तरीके से अजमेर का शासन चला पाए। और उन्हीं मंत्रिमंडल में एक विश्वसनीय मंत्री को शामिल किया जिसका नाम था केमास, जिसको अपन क्या कहते हैं? कदम्बवास। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज के जो पिताजी थे सोमेश्वर चौहान, उनके दरबार में भी ये विश्वसनीय मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब तक केमास जीवित था पृथ्वीराज के अजमेर साम्राज्य को कभी दिक्कत नहीं आई, कभी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही केमास का वध हुआ, केमास की मृत्यु हुई, उसके बाद से ही अजमेर के इलाकों पर सीमावर्ती राजाओं ने अधिकार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और आप ताजुब करोगे एक बात जान के कि यह केमास वो था जो पृथ्वीराज की ढाल बन के रहा। अजमेर पर कोई भी संकट आया तो सबसे पहले केमास ने मुकाबला किया। लेकिन आपको जब पता चलेगा कि इस केमास का वध पृथ्वीराज ने किया था, किसने किया था? पृथ्वीराज ने। तो यहां पर उल्टा सीन हो गया। यहां पर कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, बाहुबली ने कटप्पा को मार दिया, सेनापति को मार दिया। वो क्यों मारा, क्या है क्या नहीं है, वो पृथ्वीराज पढ़ेंगे जब बात करेंगे। तो उससे संबंधित जो भाग है उसे अपन कहते हैं केमास या कदम्बवास वध समय। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जो आप नागौर का किला पढ़ते हो, वो नागौर का दुर्ग, नागौर का किला इसी केमास ने बनवाया था। किसने बनवाया था? केमास ने बनवाया था। तो ध्यान रखो कि पृथ्वीराज रासु में जो भाग है उसको समय या सर्ग कहते हैं। कुल कितने भाग है? गुणंतर। इंपोर्टेंट कितने हैं? 2, पद्मावती समय और केमास वध समय, जो हम पढ़ेंगे इतिहास में। फिर आगे देखो कि ये जो पृथ्वीराज रासु है इसे हम हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं भाई। अरे हिंदी का क्या कहते हैं? पहला महाकाव्य। तो हिंदी का पहला महाकाव्य पूछे पृथ्वीराज रासु। अब कॉमन सेंस की बात है कि जिस ग्रंथ को हिंदी का पहला महाकाव्य कहेंगे उसके उस ग्रंथ को लिखने वाले को हिंदी का पहला महाकवि कह देंगे। अरे हिंदी का क्या कह देंगे? पहला महाकवि कह देंगे। तो हिंदी का पहला महाकाव्य पूछे तो पृथ्वीराज रासु, और हिंदी का पहला महाकवि पूछे तो चंद्रवरदाई। कौन आएगा? चंद्रवरदाई आएगा। ठीक। अब मुख्य बात, ऐसा कहते हैं कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासु का लेखन काम तो शुरू किया,
लेकिन इसके लेखन काम को ये पूरा नहीं कर पाए। तो प्रश्न आ जाए कि पृथ्वीराज रासो का लेखन काम किसने पूरा किया, तो वो पूरा किया चंद्रवरदाई के पुत्र और पुत्री ने मिलकर। चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम है जल्लन और पुत्री का नाम है राजबाई। ढंग से समझना, राजस्थान के इतिहास में 2 प्रमुख महिलाएं हैं जिनका साहित्य में विशेष योगदान है, जो राज परिवार से संबंधित है या राजवंशों से संबंधित है। एक तो राजबाई है जो चंद्रवरदाई की बेटी है, पृथ्वीराज रासो का लेखन काम पूरा करने में इसका योगदान रहा है। और एक आती है रमाबाई, महाराणा कुंभा की पुत्री, इसकी पुत्री आती है महाराणा कुंभा की पुत्री। तो राजबाई अलग है, रमाबाई अलग है। राजबाई किसकी बेटी है? चंद्रवरदाई की। और कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर इस पृथ्वीराज रासो के लेखन काम को क्या किया? पूरा किया। अब ये कैसे पता चलता है कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो का लेखन काम पूरा किया? तो होता क्या है कि जब तराइन का दूसरा युद्ध पूरा हो जाता है, पृथ्वीराज की हार हो जाती है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो मोहम्मद गोरी जीतने के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है और बंदी बना के कहां ले जाता है? गजनी, अफगानिस्तान ले जाता है और वहां पर पृथ्वीराज की आंखें बुड़वा देता है, अंधा करवा देता है पृथ्वीराज को। तो कहते हैं कि उस समय पृथ्वीराज ने अपने मित्र चंद्रवरदाई से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो मोहम्मद गोरी ने पैगाम भेजा अजमेर, क्योंकि उस समय अजमेर में पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज शासन चला रहा होता है और चंद्रवरदाई भी अजमेर में रहते हैं। तो गजनी से पैगाम आता है अजमेर और पैगाम आता है चंद्रवरदाई के लिए। पैगाम में लिखा हुआ आता है कि हे चंद, तुझे तेरे बचपन का मित्र पृथ्वीराज याद कर रहा है और तुझे गजनी बुला रहा है, तुरंत आजा मिलने के लिए। अब ऐसे पत्र पर विश्वास करना भी बड़ा टेढ़ा काम होता है, लेकिन फिर भी चंद्रवरदाई ने सोचा कि अगर इस पत्र में 1% भी सच्चाई है, तो अभी तक तो उनको पता ही नहीं था कि पृथ्वीराज जीवित भी है, कि उसकी हत्या कर दी, क्या हो गया। लेकिन जब अचानक पत्र आया तो चंद्रवरदाई को लगा कि मुझे एक बार गजनी जाना चाहिए और अपने मित्र से मिलकर आना चाहिए। तो उस समय जब अजमेर से गजनी जाते हैं चंद्रवरदाई, तो वो पृथ्वीराज रासो का लेखन काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो गजनी जाते हैं तो एक लाइन लिख के जाते हैं इस किताब में, और लाइन लिख के जाते हैं वो कि पुस्तक जल्लन हत्य दे, गजनी चले नृपकाज, गजनी चले नृपकाज, कि पुस्तक जल्लन हत्य दे, गजनी चले नृपकाज। इन्होंने लिखा कि मैं अपनी ये पुस्तक अपने बेटे जल्लन के हाथों में देकर नृपकाज, नृप का मतलब होता है राजा, कि राजा के कार्य हेतु कहां जा रहा हूं? गजनी जा रहा हूं मैं। तो पुस्तक जल्लन हत्य दे, गजनी चले नृपकाज, कि मैं अपनी पुस्तक अपने बेटे जल्लन के हाथों में देकर राजा के कार्य हेतु कहां जा रहा हूं? गजनी जा रहा हूं। और इसी लाइन से पता चलता है कि इसका लेखन काम जल्लन ने और किसने पूरा किया था? राजबाई ने पूरा किया था। ठीक है। एक बात और कि इसी पृथ्वीराज रासो में तराइन के युद्धों का वर्णन भी मिलता है। भाई तराइन के युद्धों का क्या मिलता है? वर्णन। तो तराइन के युद्धों के वर्णन कौन सी किताब में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में। अच्छा बताओ, तराइन के कुल कितने युद्ध हुए हैं? 3 हुए हैं। पानीपत के कितने हुए हैं? 2। 3 हुए पानीपत के भी। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 5 नवंबर 1556 अकबर और एमू के बीच, और तीसरा 14 जनवरी 1761 इल्तुतमिश, तीसरा जो हुआ वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पहले में बाबर जीता, जीतते ही मुगल वंश की स्थापना। दूसरे में अकबर जीता, जीतते ही मुगल वंश का राजा। और तीसरे में कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। मराठे हार गए थे। पिक्चर बनी हुई है ना पानीपत, वो पानीपत के तीसरे युद्ध पर बनी हुई है, जिसमें मराठा सरदार की वीरता दिखाई गई है। और उस मराठा सरदार का नाम था सदाशिव राव, उसकी वीरता दिखाई गई है। और वो पिक्चर पानीपत के तीसरे युद्ध पर बनी हुई है। तराइन के भी 3 युद्ध हुए हैं। भारत के इतिहास में 3 आते हैं, राजस्थान के इतिहास में 2 ही आते हैं। 1191 में, 1192 में। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। पहले में पृथ्वीराज जीता, दूसरे मोहम्मद गोरी जीत गया। लेकिन तीसरा युद्ध पढ़ोगे आप 1215 में इल्तुतमिश के बीच में और तजाउद्दीन एलदोज के बीच में, जब भारत में गुलाम वंश पढ़ोगे। तो ध्यान इतना रखो कि तराइन के जो युद्ध जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं 1191 और 1192 में, उन्हीं युद्धों का वर्णन कौन सी किताब में मिलेगा?
पृथ्वीराज रासों में मिलेगा। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो बताओ चंद्रवरदाई की किताब का क्या नाम है? जोर से बोलो। कौन से रस में लिखी हुई है? कौन सी से ली है? इसमें बाघ को क्या कहा गया? कुल कितने बाघ हैं? इंपोर्टेंट कितने हैं? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? केमास या कदम्बवास वत्समय। ठीक है। हिंदी का पहला महाकाव्य किसे कहते हैं? तो हिंदी का पहला महाकवि किसे कहेंगे? अच्छा, पृथ्वीराज रासो की रचना तो शुरू की चंद्रवरदाई ने, लेकिन रचना जो पूरी की वो उसके पुत्र और पुत्री ने मिलकर पूरी की। पुत्र का क्या नाम था? जल्लण। पुत्री का क्या नाम था? लाइन कौन सी लिखी हुई है? पुस्तक जल्लण हत दे, कि मैं पुस्तक अपने बेटे जल्लण के हाथों में देकर राजा के कार्य हेतु कहा जा रहा हूं, गजनी जा रहा हूं। और वहां क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा तराइन के युद्धों का जो वर्णन है वो भी किसमें मिलता है? पृथ्वीराज रासो में। तो पृथ्वीराज रासो की पूरी बात कर ली। इससे बार प्रश्न आता नहीं है कोई सा भी। चंद्रवरदाई की भी बात कर लेते हैं। देखो, प्रश्न पूछ ले कि चंद्रवरदाई मूलतः कहां के रहने वाले थे? तो लाहौर के। अरे कहां के रहने वाले थे? और लाहौर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। अरे वर्तमान में कहां पर है? अच्छा, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। कौन सी है? बड़े बड़े शहरों के नाम बोलते हैं लोग बाग, लाहौर, कराची, रावलपिंडी। राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। तो देखो चंद्रवरदाई को देखें हम वर्तमान के हिसाब से तो पाकिस्तानी है। अरे कौन है? लेकिन भले ही पाकिस्तानी हो, लेकिन दिल जो था वो हिंदुस्तानी था इनका। राजपूतों के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया, तो इसलिए इनको हम पढ़ेंगे तो मूलतः कहां के थे? ये लाहौर के। दूसरी बात कि चंद्रवरदाई के बचपन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो दो नाम है। कुछ किताबों में तो लिखा हुआ है कि इनका नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी, और कुछ किताबों में इनका नाम बताया हुआ है बलद्दे। क्या नाम बताया हुआ है? बलद्दे। तो पृथ्वी भट्ट वल्लादी कह दो, बलद्दे कह दो। ये नाम किसके हैं? तो चंद्रवरदाई के। किसके नाम है ये? चंद्रवरदाई के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न था ये कि एक साहित्यकार हुए हैं शिव सिंह सेंगर। कौन से साहित्यकार हुए हैं? शिव सिंह। और शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को चप्पे का राजा कहा है। अरे कौन सा राजा कहा है? चप्पे का राजा कहा है। अब ध्यान रखना कि चप्पे किसी जगह का नाम नहीं है। चप्पे जो है वो छंद का नाम है। जब आप हिंदी साहित्य में छंद पढ़ते हो, दोहा, रोला, उल्लाला, छप्पे, तो ये छंदों के नाम है। और ऐसा कहते हैं कि चंद्रवरदाई अपनी रचनाओं में ज्यादातर जिस छंद का प्रयोग करते थे वो छप्पे छंद था। इसलिए छप्पे का राजा शिव सिंह सेंगर ने किसको कहा है? चंद्रवरदाई को कहा है। अरे किसको कहा है? चंद्रवरदाई को कहा है। तो बात क्लियर हो गई यहां तक। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर पीपीटी में बढ़ते हैं आगे। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत शुरू कर दिए हमने, और पहला सिद्धांत पढ़ लिया अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ लिया? अग्निकुंड का। बताओ अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? कौन सी किताब में दिया? इन्होंने कहा कि एक क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर एक जगह थी आबू। आबू के अंदर मुनि कौन थे? वशिष्ठ मुनि। कौन सा यज्ञ किया? अग्नि यज्ञ। कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 4। पहले का नाम, दूसरे, तीसरे और चौथे। और यही आगे जाके क्या कहलाए? तो चंद्रवरदाई ने कहा कि देखो ये तो राजपूत है, और इनकी उत्पत्ति कहीं से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। प्रश्न पूछे कि अग्नि यज्ञ क्यों किया गया? तो राक्षसों का संहार करने के लिए। किसका संहार करने के लिए? राक्षसों का संहार। और चंद्रवरदाई के इस अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन कितने लोग करते हैं? 2। एक तो सूर्यमल्ल मिश्र ने और एक मोनोत नैन से। और फिर हमने चंद्रवरदाई के बारे में और पृथ्वीराज रासो के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ लिया। तो उसे हम देखते हैं पीपीटी में। देखिए ढंग से देखो। अगर हम बात करें आगे की, तो वो ध्यान से सुनो। राजपूतों की उत्पत्ति के क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धांत पढ़ रहे हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धांत। सब 9 सिद्धांत पढ़ने हैं टोटल। 9 में से 5 इंपोर्टेंट है, और सबसे इंपोर्टेंट पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ा पढ़ने? अग्निकुंड का सिद्धांत। वही बात है कि ये सिद्धांत चंद्रवरदाई ने दिया, अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में दिया। इन्होंने कहा कि एक क्षेत्र था जहां पर एक जगह थी आबू, वहां पर वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया,
और अग्नि यज्ञ क्यों किया? तो राक्षसों का संहार करने के लिए किया। इस अग्निकुंड से, अग्नि यज्ञ से कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 4। पहले प्रतिहार, दूसरे परमार, तीसरे चालुक्य और चौथे चौहान। और यही आगे जाके क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। तो चंद्रप्रदाई कहता है कि देखो भाई, ये जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति कहीं से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तो चंद्रप्रदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कौन सा सिद्धांत दे दिया? अग्निकुंड का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का समर्थन जो किया वो कितने लोगों ने किया? 2, सूर्यमल्ल मिश्र ने और मोनोत नैणसी ने किया। ठीक। फिर हमने चंद्रप्रदाई के बारे में और पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा। तो देखो, पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली कौन सी है? जोर से बोलो। रस कौन सा है? भाग को क्या कहा गया? कुल कितने भाग है? इंपोर्टेंट कितने हैं? 2। एक तो पद्मावती समय। कौन सा समय? पद्मावती। और दूसरा कौन सा? केमास वत समय। अच्छा, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो का लेखन काम तो चंद्रप्रदाई ने शुरू किया, लेकिन रचना पूरी की इनके पुत्र और पुत्री ने मिलकर। पुत्र का क्या नाम था? जल्लन। पुत्री का क्या नाम था? राजबाई। एक लाइन लिखी हुई है जिससे पता चलता है कि जल्लन ने, राजबाई ने रचना पूरी की कि पुस्तक जल्लन हत दे गजनी चले नृपकाज, कि मैं ये किताब अपने बेटे जल्लन के हाथों में देकर राजा के कार्य हेतु का प्रस्थान कर रहा हूं, गजनी प्रस्थान कर रहा हूं। और इसमें कौन से युद्धों का वर्णन मिलेगा? तराइन के युद्धों का। फिर देखो चंद्रप्रदाई के बारे में, मूलतः कहां के रहने वाले थे? लाहौर। इनके बचपन के कितने नाम? 2। पहला नाम बलद्दे, दूसरा नाम पृथ्वीपट्ट वल्लादी। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रप्रदाई को छप्पे का क्या कहा? राजा। लेकिन छप्पे जगह का नाम नहीं है। छप्पे किसका नाम है? छंद का नाम है। चंद्रप्रदाई ने अपनी रचनाओं में सबसे ज्यादा छप्पे छंद का प्रयोग किया है, तो छप्पे का राजा कह दिया। और हिंदी का पहला महाकाव्य अगर पृथ्वीराज रासो है, तो हिंदी का पहला महाकवि किसको माना जाएगा? चंद्रप्रदाई को। एक बात और, कि जब आप भारत के इतिहास में गुप्त काल पढ़ोगे तो वहां पर एक व्यक्ति आएगा, कल्लण। कौन सा व्यक्ति आएगा? कल्लण। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि जल्लण अलग है और कल्लण अलग है। गुप्त काल में जब आप पढ़ोगे गुप्त काल का साहित्य, तो वहां एक किताब आएगी राजतरंगिनी, जिसके रचनाकार कौन है? कल्लण। तो कल्लण अलग है और जल्लण अलग है। जल्लण का संबंध तो पृथ्वीराज रासो से है और कल्लण का संबंध किससे है? राजतरंगिनी से। समानार्थी शब्द बहुत ढंग से याद करने पड़ेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एक तो आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, और एक आता है जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, दोनों अलग अलग है। एक आता है अंटर कमेटी, एक आता है अंटर आयोग, अलग अलग है दोनों आपके सिलेबस में। अंटर कमेटी रहे तो अच्छा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जॉर्ज पैथिक लॉरेंस में क्या अंतर है? कौन थे दोनों बताओ? अरे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, और जॉर्ज पैथिक लॉरेंस पॉलिटिकल में पढ़ोगे, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, 3 मेंबर रहेंगे उसमें, उसका जो अध्यक्ष रहेगा वो रहेगा जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। एक पढ़ेंगे अंतर कमेटी, एक पढ़ेंगे अंतर आयोग। तो अंतर आयोग तो आप तब पढ़ोगे, आपके टॉपिक दिया हुआ है ब्रिटिश भारत में शिक्षा की नीतियां, और वहां एक आयोग पढ़ोगे अंतर आयोग, 1882 में गठित लॉर्ड रिपन के काल में जो शिक्षा से संबंधित आयोग था वो तो अंतर आयोग है। और अंतर कमेटी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ोगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी वो अंतर कमेटी कहलाएगी। तो नाम भले ही एक जैसे लगते हो लेकिन काम अलग अलग है। तो जल्लन अलग है और कल्लण अलग है। तो लिखो इनको पहले हम।
कर दो स्लाइड चेंज। लिख लिया क्या? लिखो ये भी। हो गया भाई कंप्लीट?
इसके बाद ये स्लाइड भी लिखो, एक नोट लगा के ये भी लिखो। किसी का नहीं हुआ अभी? मैं निकाल दूंगा, लास्ट में लिख लो एक बार। मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो आते हैं ना लिखने में मोहम्मद और मोहम्मद, अंतर होता है थोड़ा सा इनमें। नाम के पहले अगर मोहम्मद आ रहा है तो फिर तो इस तरीके से लिखा जाएगा मोहम्मद, और बीच में आ रहा है तो इस तरीके से आता है। जैसे हम लिखते हैं ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो मोइनुद्दीन नहीं होता, मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। वो क्या होता है? मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। तो ये ध्यान रखना। तो आज की जो बात मैंने बताई, अतुल शर्मा जी क्या कह रहे हैं, कल्लण ने जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही है। कल्लण ने जो किताब लिखी थी ना राजतरंगिनी, उसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया था उन्होंने, और कश्मीर की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बताई थी। ठीक है, अब देखो एक बार जो हमने आज पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट 5 ही मिनट में। ठीक है, बंद कर दो लिखना अब, और सारा फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए। आज हमने कितनी स्लाइड पढ़ी? 4। अरे कितनी स्लाइड पढ़ी हमने? 4 पढ़ी। ठीक है, 4 स्लाइड की अगर हम बात करें, 4 स्लाइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा महाजनपद काल में राजस्थान की स्थिति। ठीक है, हमने पढ़ा कि मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में कितने महाजनपद थे? 16। इनकी जानकारी कितने ग्रंथों से? 2। बौद्ध ग्रंथ पूछेगा अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ पूछेगा भगवती सूत्र। 16 में से 2 राजस्थान से जुड़े हुए थे, मत्स्य महाजनपद और सूरसेन महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, सूरसेन महाजनपद की मथुरा। मत्स्य महाजनपद का उल्लेख महाभारत में, और सूरसेन महाजनपद में एक वंश हुआ वृष्णि वंश, भगवान कृष्ण से संबंध है इनका। फिर हमने पढ़ा कि मगध महाजनपद में जब मौर्य वंश चल रहा था तो राजस्थान अवंती राष्ट्र में आया करता था, पश्चिमी प्रांत में, और इसमें बताया गया कि बेराट उस समय बौद्ध संस्कृति का प्राचीन केंद्र हुआ करता था। फिर हमने पढ़ा आगे दूसरा राजपूत काल, तो 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक, 650 से लेकर 1200 तक। ये नहीं आए तो 750 से 1200 भी कर सकते हैं, 800 से 1200 भी कर सकते हैं। घटना पूछे तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेके पृथ्वीराज चौहान III की मृत्यु के बीच का समय, यह समय वो था जिसमें राजस्थान में और आसपास के राजपूत क्षेत्रों में राजपूत वंशों का उदय हो रहा था। भारत के इतिहास में इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और वैसे इसको विकेंद्रीकरण का और सामंती प्रभुत्व का काल कहेंगे हम। फिर हमने पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहला सिद्धांत पढ़ा अग्निकुंड का सिद्धांत। टोटल सिद्धांत 9 पढ़ेंगे, 9 में से 5 इंपोर्टेंट है। 5 में से पहला पढ़ा अग्निकुंड का सिद्धांत। किसने दिया? चंद्रवरदाई ने। कौन सी किताब में? पृथ्वीराज रासो में। समर्थन कितने लोगों ने किया? 2, सूर्य मल्ल मिश्रण और मोणोत नैन से। इसमें क्या बताया गया? तो एक क्षेत्र था, जगती आबू, वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया, 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अग्नि यज्ञ किया राक्षसों का संहार करने के लिए। फिर हमने चंद्रवरदाई के बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा।
पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा कि वीर रस में लिखा हुआ है, पिंगल भाषा है, बाघ को समय या सर्ग कहते हैं, गुणंतर भाग है, पद्मावती समय और केमास वत समय इंपोर्टेंट है। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, रचना पूरी की पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम जल्लन, पुत्री का नाम राजबाई, और तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासो में। जबकि चंद्रवरदाई मूलतः लाहौर के थे, बचपन का नाम बलद या पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। हिंदी का पहला महाकवि है। और शिव सिंह सेंगर, इनको छप्पे का राजा कहते हैं। कौन सा राजा कहते हैं? ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा। 3-4 दिन लगेंगे थोड़ा सा। इन जो रोजाना पढ़ा रहे हैं उनको बिना देखे लिखने का प्रयास करना है एक बार खाली पेज में। जितनी बार लिखोगे उतनी बार बढ़िया तरीके से चीजें याद होगी। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया, अग्निकुंड का सिद्धांत। बाकी की जो सिद्धांत है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के सिद्धांत कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।